हेलो फ्रेंड्स, मैं अद्वित गजानंद में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 जिसका एग्जाम की डेट आपको पता है कि 14 तारीख से लेके 27 तारीख तक होने वाली है और इसका जो कई रीजन में लगभग सभी रीजन का स्टेटस भी आउट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कौन से तारीख को होगा और कौन से शिफ्ट में होगा। बाकी एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम से 4 दिन या 5 दिन पहले आपका यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे और यहाँ पे 4 शिफ्टों की बची थी, जिसमें से आज की क्लास में हम 38वीं शिफ्ट कंप्लीट करेंगे, यानी 2 शिफ्टें और बचेगी आपकी 39 और 40 वाली। ठीक है, तो इन शिफ्टों में मैं आपको ये बता रहा था कि एग्जाम में आपको कैसे करना है वो तरीका यहाँ पे मैं सिखा रहा था, बिल्कुल माइंड अप्रोच से, कि माइंड में ही क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कैलकुलेशन को कैसे करेंगे इजी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं सिखा रहा था। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने 13 दिसंबर 2022 का जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था वो हमने सोल्व किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं शिफ्ट 2 का पेपर और इसके बाद में 2 शिफ्टों के पेपर और बचेंगे, जिसमें ये जितने भी सवाल पूछे गए वो सारे के सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके बाद में CHSL जो मेंस का अभी हुआ था तो वो हम सोल्व कर देंगे, ताकि आपको यहाँ से पता चल जाएगी कौन से पैटर्न का अभी इस साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस तरीके से पूछे गए हैं और कौन से पैटर्न के पूछे गए हैं, तो एक आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है, तो वो शिफ्ट भी हम कर लेंगे। एक ही शिफ्ट में वैसे हुआ था मेंस का, तो वो कंप्लीट कर देंगे आप। बाकी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे बिल्कुल मैं यहाँ से माइंड में बताऊंगा चीज़ों को, पेन कम लगाऊंगा। तो आपको भी एग्जाम में वही करना है, पेन कम लगाना है और माइंड में ही चीज़ों को यहाँ पे सोल्व करना है। ठीक है, कंसेप्ट अपने माइंड में होना चाहिए और फॉर्मूला भी आपके माइंड में। बाकी यहाँ पे तो केवल आपको लगाना है कि फॉर्मूले में पुट करना है, तो वो डायरेक्ट लगाओ और सोल्व कर दो। और पूरा का पूरा सोल्व नहीं करते अपन, हमें दिख जाता है कि ये ऑप्शन होगा तो उसको टिक करके आगे बढ़ जाओ, पूरा कंप्लीट आंसर नहीं निकालते अपन। ठीक है, बाकी ऑप्शन मेथड भी लगाते हैं, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट भी लगाते हैं, कभी कभी डिविजिबिलिटी रूल का भी लगाते हैं। तो इस तरीके से 25 सवाल हैं, ये 15 से 16 मिनट में इजीली हो जाएंगे आपसे, अगर इस टाइप से आप करते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ए देखो यहाँ पे 45 डिग्री दे रखा है, बी 15 डिग्री दे रखा है और ये पूछा है। तो ए माइनस बी करेंगे तो वो तो कितना बनेगा, यहाँ से 30 डिग्री बनेगा। तो ए माइनस बी तो 30 डिग्री बनेगा और ए प्लस बी करेंगे तो ये 60 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही पुट कर दो। अब ये चीज़ तो माइंड में हो गई। अब लिखोगे आप एग्जाम में कि cos 30 है तो ये तो होगा √3/2 माइनस ये हो जाएगा 1/2 और नीचे देखो ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो ये नीचे प्लस में हो जाएगा फिर। तो फिर हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, मतलब सोल्व नहीं करेंगे, पूरा वो का वही लिख देंगे, बस प्लस लगा देंगे। अब ये चीज़ माइंड में होनी चाहिए। अब इससे आगे पूरी चीज़ माइंड में होगी तो डायरेक्ट हम करेंगे। देखो √3 - 1, ये 2 से 2 कट जाएगा, एलसीएम लेंगे तो √3 - 1 और यहाँ पे बचेगा √3 + 2। अब लेकिन यहाँ से हमें ये बताना है तो यहाँ पे रेशनलाइज कर दो। √3 + 2 से √3 - 2 से ऊपर नीचे गुना कर दो, तो यहाँ तो ऊपर तो बन जाएगा स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ से √3 - 1। ऊपर जैसे यहाँ से स्क्वायर बनेगा, अब देखो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 बनेगा, 1 यानी 3 + 1 4 - 2 √3 बनेगा ऊपर तो। और नीचे कितना बनेगा, यहाँ से a² - b² यानी 3, यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे √3 + 1 है, √3 - 1 है, तो 3 - 1 2 बचेगा। तो यानी आंसर कितना आ गया, 2 - √3 आ गया क्या आंसर। तो ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि देखो यहाँ पे आज की जो क्लास में है ना, ये जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में है, मेरे पास हिंदी में PDF अवेलेबल नहीं थी। तो जो भी PDF थी उसमें भी 2-3 क्वेश्चन थे हिंदी में, तो बाकी के सारे इंग्लिश में ही हैं। तो आज इंग्लिश में ही पूरा का पूरा चीज़ समझाऊंगा। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा दूंगा। ठीक है, तो दोनों मीडियम के लिए हो जाएगा वो। तो देखो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि द सेल्स टर्नओवर ऑफ कंपनी ए इज व्हाट % ऑफ द सेल्स टर्नओवर ऑफ कंपनी सी। जो ए है वो सी का कितना % है, ये सिंपली पूछा है। तो ए कितना है 120 है और सी कितना है 200 है। तो 0 से तो 0 कट गया, फ्रैक्शन कितनी आ गई, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 × 12 और 4 × 5 20। 3/5 की फ्रैक्शन आपको पता है कि यहाँ से फ्रैक्शन से परसेंटेज पता है, 60% हो जाएगा डायरेक्ट बिना सोल्व किए। नहीं तो आपको यहाँ से 100 करेंगे और फिर सोल्व करेंगे। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि जब भी आप एग्जाम में बैठो तो वहाँ पे आपको आधा घंटा मिलता है। तो उस आधे घंटे में करना क्या है आपको, जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग में आपके जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनके क्रम यहाँ से पता कर लो कि 4 नंबर पे कौन सा आएगा, 5 नंबर पे कौन सा आया। तो वो सारी चीज़ यहाँ से रिवाइज कर लो, उसके अपोजिट वाले रिवाइज कर लो। और मैथ में आपको रिवाइज क्या करना है, मैथ में जितने भी स्क्वायर हैं वो सारे के सारे, जितने क्यूब हैं वो सारे के सारे रिवाइज करना है। इसके साथ ट्रिपलेट आपको याद करना है। ट्रिपलेट के अलावा यहाँ से ये फ्रैक्शन वाली जितनी भी फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में और परसेंटेज से फ्रैक्शन में,
तो ये चीज़ आपको याद करनी है। और फॉर्मूले तो अगर माइंड में आ जाते हैं तो वो ठीक है, बाकी एलजेब्रा के फॉर्मूले वो तो आपको करना ही है, मेंसुरेशन के फॉर्मूले ये याद करना है। तो जब भी आप या तो मॉक टेस्ट दो, यहाँ पे भी कर सकते हो घर में भी, तो जब आप घर में यहाँ पे टेस्ट दे रहे हो तो उससे आधे घंटे पहले ये चीज़ आप रिवाइज कर लिया करो माइंड में, बिना पेन कॉपी के। एक बार आंखों को बंद करके आराम से, और फिर इस चीज़ को पूरे के पूरे रिवाइज करो हर चीज़ को, और फिर टेस्ट दो। ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। और यही चीज़ आपको एग्जाम में करनी है। एग्जाम से आधे घंटे पहले वो बैठने का इसका यूज कर लिया करो आप, तो उससे जो रिवाइज हो जाएगा ना, तो जब भी आप एग्जाम स्टार्ट करोगे तब ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपके माइंड में जल्दी जल्दी आएगी, तो कैलकुलेशन भी थोड़ी जल्दी होगी। और कैलकुलेशन के लिए क्या कर सकते हो, वहाँ पे जैसे जोड़ लिया करो, 2 + 3 कितने होते हैं, 5 + 7 कितने होते हैं, इस तरीके से जोड़ जोड़ के थोड़ी प्रैक्टिस कर लिया करो, ताकि आपका माइंड वहाँ पे एक्टिव हो जाए। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना, ये स्पीड बढ़ाती है आपकी वहाँ पे एग्जाम में। तो ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको अभी से ट्राई करनी है, घर से ही ट्राई कर सकते हो। जैसे मॉक टेस्ट दे रहे हो डेली, तो डेली मॉक टेस्ट देने से पहले ये चीज़ रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो एक छोटा सा पॉइंट था तो मैंने यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से बताया। बाकी ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है, अभी से करनी है, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। यहाँ से बोल दिया मैंने, यहाँ पे कितना परसेंट आ जाएगा, 60% हो गए ये तो फ्रैक्शन से। नेक्स्ट देखो यहाँ से, ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस, बेस सेम है जिसका कितना है 28 सेंटीमीटर है, एंड द सेम एरिया, और इसका एरिया भी सेम है। तो एरिया सेम हो गया। अब आपको पता होना चाहिए, देखो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। और इसका एरिया इक्वल दे रखा है पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज के, तो चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो इसकी हाइट में h2 मान लेता हूँ, इसकी हाइट h1 है। इफ द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, तो इसकी हाइट तो 12 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ पे, और बेस आपको दे रखा है 28 है, तो वो तो सेम ही दे रखा है, यहाँ से ये तो कट जाएगा। तो हाइट कितनी आ गई, हाइट ही आपसे पूछा है, एल्टीट्यूड बोल दो या हाइट बोल दो, एक ही है। हाइट कितना आ जाएगा यहाँ से 24 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, यहाँ पूछा है, इसमें देखो यहाँ से कि असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। अब देखो ये सब फ्रैक्शन है, अगर आपको फ्रैक्शन याद है ना तो इजीली आप बता दोगे यहाँ पे, ना तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या करोगे, इनमें एलसीएम लेके फिर चेक करोगे, तो वो नहीं लगाना। अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो देखो 4/5, 1/5 की कितनी होती है 20%, ठीक है। तो 4/5 की कितनी होगी 80% होगी। मैं परसेंटेज में चल रहा हूँ, वैसे यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 0.8 आएगा, लेकिन परसेंटेज में यहाँ पे पॉइंट के बजाय हम परसेंटेज में बता देता हूँ। यहाँ पे 2/3 है, 2/3 की परसेंटेज कितनी होती है 66 से ही 2/3%, ये होगी 66.6666। 1/11 है, इसकी कितनी होती है 9 से ही 1/11%। और 2/9 है तो इसकी कितनी होगी 1/9 की होती है 11 से ही 1/9, ठीक है। तो 2 की कितनी हो जाएगी 22 से ही 2/9 हो जाएगी, यानी 22 पॉइंट समथिंग होगा, ये 9 पॉइंट समथिंग हो गया, 66 पॉइंट समथिंग हो गया। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, तो सबसे पहले तो ये वाला आएगा यानी 1/11 आएगा, सेकेंड नंबर पर 2/9 आएगा, थर्ड नंबर पे 2/3 आएगा, और फोर्थ नंबर पे 4/5 आएगा। ये हो गया आंसर। तो आपको यहाँ पे फ्रैक्शन पता होने चाहिए, ठीक है। तो अगर फ्रैक्शन पता होगी तो इजीली कर पाओगे आप। The length of the chord of a circle is 24 centimeter and the perpendicular distance between the center and the chord is 5 centimeter. The radius of the circle is, मैं तो डायरेक्ट ही बता दूंगा, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर है। कैसे? क्योंकि देखो ये 5 है, जो कोड की लेंथ है टोटल 24 है, तो जो आधी होगी वो कितनी होगी 12, और ट्रिपलेट बन जाएगा। ये माइंड में बनना चाहिए आपके डायग्राम कि ये जो यहाँ से कोड दे रखी है इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, इसकी लेंथ 5 दे रखी है, ये कोड है 24 दे रखी है, तो ये 12 होगी, ये भी 12 होगी, और यही तो रेडियस होगी। ये ट्रिपलेट बन गया 5 12 13 का, तो ये रेडियस आ गई 13। तो यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाना, आपको डायरेक्ट देखना है, ट्रिपलेट बन जाएगा तो वहीं यहाँ से आंसर आ जाएगा। A student walked 6 kilometers from his house to reach the metro station, then boarded a metro that has an average speed of 60 kilometers per hour and reached the destination. It took 3 hours for the entire journey. If the average speed of the entire journey is 32 kilometers per hour, then the speed of walking is, इसकी बतानी है। यानी क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, ये बोला है कि एक स्टूडेंट है जो अपने घर से मेट्रो तक जाती है। तो मैं मान लेता हूँ ये तो इसका घर है, होम है, ये मेट्रो है, और डिस्टेंस कितनी है 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर वो जाती है, देन बोर्डेड मेट्रो, और एवरेज स्पीड कितनी है इसकी 60 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से। जो मेट्रो है वो 60 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से चल रही है, इसको वो पकड़ती है और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। ये डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है यहाँ पे, और ये टोटल कितना टाइम लेती है 3 घंटे। इस टोटल डिस्टेंस को होम से लेकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 3 घंटे लेती है।
इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी, पूरी जर्नी की कितनी है स्पीड यहाँ पे 32 किलोमीटर पर आवर, यानी टोटल टाइम 3 घंटे लगा और एवरेज स्पीड 32 है, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ से 32 × 3 यानी 96 किलोमीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस है होम से लेके डेस्टिनेशन तक वो 96 किलोमीटर है। तो 6 किलोमीटर तो मेट्रो तक है, तो बाकी की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी यहाँ से मेट्रो से लेके डेस्टिनेशन तक होगी 90 किलोमीटर पर आवर। अब ये पूछा है देन द स्पीड ऑफ वॉकिंग, यहाँ से इसकी स्पीड बतानी है। तो हमें ये टाइम, यहाँ पे टाइम अगर पता हो, ये किलोमीटर तो हमें पता है, डिस्टेंस तो पता है, तो अगर यहाँ पे टाइम पता हो कि होम से लेके मेट्रो तक जाने में उसको कितना टाइम लगता है, तब हम यहाँ से स्पीड बता देंगे। तो अब टाइम निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, एक चीज़ दे रखी है आपको, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेट्रो चल रही है, तो 90 किलोमीटर चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, 90 डिवाइडेड बाई 60 करोगे यानी 3/2, यानी उसको 1.5 घंटा लग रहा है। 1.5 घंटा लग रहा है, टोटल 3 घंटे में से 1.5 घंटा मेट्रो से डेस्टिनेशन पर पहुंचने में लगा, तो बाकी का यहाँ पे लगेगा, जो टाइम कितना लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा उसको। तो 6 किलोमीटर को वो 1.5 घंटे में ट्रेवल करेगी, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, तो 6 डिवाइडेड बाई 1.5, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, 15 चौक 60 यानी 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो ये आ गई इसकी स्पीड। नेक्स्ट देखो यहाँ से टाइम इन वर्क का सवाल है, ए बी एंड सी कैन ऑल टुगेदर डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए प्लस बी प्लस सी है वो इस काम को 10 डेज में कंप्लीट कर सकता है। इन विच बी टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। जो बी है वो कितना टाइम लेता है यहाँ से, ए प्लस सी से 3 गुना ज़्यादा टाइम लेता है, यानी अगर ये 1 घंटा लेगा तो ये 3 घंटा लेगा, यानी ये रेशियो आगे आपके पास टाइम का दे रखा है। तो जब आपको पता है कि टाइम का रेशियो दे दिया जाए, तो अब जब हमें एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं तो वो क्या करते हैं, इसका उल्टा कर दो। हमेशा ध्यान रखना कि टाइम, अगर यहाँ से टोटल वर्क तो कांस्टेंट है, तो जो टाइम का रेशियो है इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो। तो बी की एफिशिएंसी 1 हो गई और ए प्लस सी की एफिशिएंसी 3 हो गई। एफिशिएंसी का मतलब वो 1 घंटे में या 1 दिन में कितना काम करते हैं, वो एफिशिएंसी होती है। तो 1 मिनट का काम कर रहा है, 3 मिनट का। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी 10 डेज में काम करते हैं कंप्लीट, और यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी की 3 + 1 4। तो जो टोटल वर्क हो गया वो 40 हो गया। इस 40 यूनिट को किससे करवाना है, पूछा किससे है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी तो 1 ही है, तो 40 यूनिट को 1 की एफिशिएंसी से उसको कितना टाइम लगेगा, 40 डेज लगेगा। क्लियर है। तो यहाँ तो आपको एग्जाम में क्या करना था, देखते ही आपको यहाँ से क्या करना, देखो 3 दे रखा ना, 1 से 3, तो ये सॉरी यहाँ से 1 से 3 है, तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ से 1:3। क्लियर है, 3:1 दे रखा तो 1:3 हो जाएगा। टोटल वर्क निकाल लिया 40 है, डिवाइडेड बाय जिसका पूछा है उसका आ जाता। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, ए सम ऑफ ₹10 इज लेंट बाई ए चाइल्ड टू हिज फ्रेंड्स टू बी रिटर्न इन 11 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ Rs1 ईच, द इंटरेस्ट बीइंग सिंपल, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। देखो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है, और यही सवाल है ना, सेम सवाल ये सी सेट में पूछा गया है 2019 में। क्लियर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ से देखो आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है, अगर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट का सवाल पूछा जाएगा तो इस टाइप से पूछा जा सकता है। ए सम ऑफ, देखो यहाँ से बोला है क्या है, हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ से समझ लो कि 10 रुपये, एक बच्चा है वो 10 रुपये अपने फ्रेंड से उधार लेता है और बोलता है कि वो 1-1 रुपये 11 मंथ के लिए वो रिटर्न कर देगा इंस्टॉलमेंट पर। तो आपको बताना है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट से जोड़े तो उसका इंटरेस्ट रेट कितनी होगी, वो रेट आपको बतानी है। तो देखो यहाँ से हम कर लेंगे, अमाउंट को इक्वल करेंगे कि इंस्टॉलमेंट से जो अमाउंट मिल रहा है उसको इक्वल कर देंगे, और बाकी जो सिंपल इंटरेस्ट से अमाउंट बनेगा उसको इक्वल कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट से अगर 11 महीने बाद में टोटल हम निकालेंगे 10 रुपये से, तो वो कितना ब्याज बनेगा, यहाँ से टोटल अमाउंट कितना बनेगा कि P प्लस P इंटू ये तो हो गया प्रिंसिपल, और यहाँ पे ब्याज निकाल दें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट से। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, P इंटू रेट हमें निकालनी है, टाइम है वो कितना है यहाँ से 11 मंथ का, डिवाइडेड बाई, इसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे इंटू 100। तो ये तो हो गया आपके पास अमाउंट। अगर ये 11 महीने बाद में टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, और इसी अमाउंट को हम कर देंगे इंस्टॉलमेंट से कि इंस्टॉलमेंट से टोटल अमाउंट कितना बनेगा वो कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे कि देखो इंस्टॉलमेंट कितना दे रखा है, 1 रुपये दे रहा है, तो 1 रुपये दे रखा है, और 1 रुपये पर अब आप निकाल दो कि 10 महीने के लिए ब्याज 11 महीने के लिए है, तो 1 कम करके चलते हैं अपन। तो यहाँ से 1 रुपये पर 10 महीने का ब्याज निकालेंगे रेट R से, डिवाइडेड बाई, इसको हम कन्वर्ट करेंगे ईयर में तो डिवाइडेड बाई 12, और ये हो जाएगा 100। तो ये हो गया 10 महीने के लिए। फिर इसी तरीके से 1 प्लस ये 9 महीने के लिए होगा, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, और ये इस तरीके से चलता जाएगा कहाँ तक, ये 1 महीने तक चलेगा कि 1 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ से ये तो 8 का हो गया, और यहाँ से ये 1 महीने तक R डिवाइडेड बाई
100 इंटू 12 और लास्ट में 1 रुपये दे ही रहा वो, तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट से देगा तब। अब इसको सोल्व कर दो, देखो यहाँ से क्या बनेगा, ये तो बनेगा 10 प्लस 10 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 11R डिवाइडेड बाई 120। इधर कितना बनेगा, देखो 1 + 1 + 1 + 1 प्लस है, ये 10 बार तो ये है और एक एक्स्ट्रा बार और है, एक एक्स्ट्रा और है तो 11 बन जाएगा। प्लस यहाँ से जो कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन ले लो यहाँ से, R बाई कितना आ रहा है 1200, ये तो कॉमन आ गया। और यहाँ से बनेगा 10 + 9 + 8 + 7 + 1 तक बनेगा, यानी 10 तक 10 नेचुरल नंबर का सम हो गया। तो वो कैसे निकालेंगे, n + 1 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे निकाल देंगे। तो देखो यहाँ से ये 0 से 0 चला गया, तो यहाँ तो बन गया 11 + 11R डिवाइडेड बाई 240 और इधर बन गया 10 + 11R डिवाइडेड बाई 120। सोल्व कर देंगे, 10 है उधर चला जाएगा तो ये 1 बचेगा, ये उधर इधर ले आओ तो यहाँ से कितना बनेगा 22 डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ से ऊपर नीचे में 2 से गुना कर देता हूँ तो 120 सेम बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ऊपर 22R डिवाइडेड बाई 240 इज इक्वल टू 1। तो R की वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 240 डिवाइडेड बाई 22। तो यहाँ से 11 और ये बनेगा आपके पास कितना बन जाएगा, यहाँ पे 240 है ना तो ये 120 है, नहीं यहाँ से कुछ गलत कर दिया क्या हमने, देखो यहाँ से 11R डिवाइडेड बाई 240 है, ये जब इधर आएगा ये तो 1 बन गया इधर, जब ये इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 11R ही बनेगा, ठीक है 2 बनेगा तो 1 कम हो जाएगा ना यहाँ से, तो ये बनेगा यहाँ से 11R डिवाइडेड बाई 240 इज इक्वल टू 1। तो R की वैल्यू आ गई 240 डिवाइडेड बाई 11, यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा 21 सही 9/11। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना होगा इस सवाल को। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है, थोड़ा सा लेंथी है। तो जब भी इस टाइप के नया सवाल देख लो ना आप एग्जाम में, तो आपको एक बार में उसको छोड़ देना है और लास्ट में जब आपके पास टाइम बच जाता है तब आपको सोल्व करना है। एक क्वेश्चन नए क्वेश्चन की वजह से आप जब आप क्वेश्चन को आ रहे हैं जो इजी सवाल है 5 सेकंड 6 सेकंड के, उनको मत छोड़ना कभी भी, ठीक है। तो सबसे पहले इजी सवालों को एग्जाम में करना है, फिर बाद में मॉडरेट सवालों को। द सम ऑफ 2 नंबर्स आपको दे रखा है 680, द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाई 15% एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाई 15%, द रिजल्टेंट नंबर आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं तो फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो मैं मान लेता हूँ, देखो x + y है, 2 नंबर हैं जिनका सम है 680 है, ये बड़ी वाली संख्या मान लेता हूँ, ये छोटी संख्या मान लेता हूँ। तो x है बड़ी, इसमें डिक्रीज किया जाता है 15%, तो ये 85% हो गया, इज इक्वल टू, ये इक्वल दे रखा है स्मॉलर नंबर के, तो y इंटू स्मॉलर नंबर है 15% इंक्रीज किया गया है तो 115% हो जाएगा। यहाँ से रेशियो क्या आ गया, देखो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ से ये तो नीचे आ गया 115 और ये हो जाएगा 85 से नीचे, तो जो रेशियो आ गया वो आ गया 23:17, ये आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो 680 को इसमें डिवाइड करेंगे 23 और 7, 23 और 40, तो 40 यूनिट की वैल्यू 680 है। स्मॉलर हमसे पूछा है तो 17 यूनिट की वैल्यू हम निकाल देंगे, क्योंकि y की वैल्यू तो हमने मानी थी, y की यूनिट की कितनी है यहाँ से 17 है, तो 17 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ से 0 से 0, 4 से डिवाइड करेंगे तो 17, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 289। जो स्मॉलर नंबर है वो कितना होगा 289। यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखे हैं, इनमें से कोई सा भी नहीं होगा, आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 289 आएगा। और अगर हमें बड़ा पूछा होता तो 23 से गुना करते, जब 17 को 23 से गुना करेंगे तो ये बनेगा 391, जो भी इसमें भी नहीं है अगर बड़ा भी पूछा जाए तो, लेकिन यहाँ तो स्मॉलर पूछा गया है, जो आंसर होगा वो 289 होगा। ये देखो a - b 8 दे रखा है, a b 9 दे रखा है, a + b क्या होगा। अब ये आगे थॉट प्रोसेस वाले सवाल, अब इनमें पेन नहीं लगाने की जरूरत। a + b निकालते तो मैंने पहले भी जो शिफ्टों में क्वेश्चन आया था उसी में बताया था, मैंने क्या बताया था कि अगर a - b दे रखा है, इसका स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर 64, 64 में 4ab जोड़ते हैं तो 64 + 4 × 9 36 जोड़ेंगे तो 100 बनेगा, और 100 का रूट कर देते हैं तब हमारे पास a + b आ जाता है। तो ये आएगा ±100 यानी 10, ये आ गया ±10 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो माइंड में करने का सवाल है। नेक्स्ट देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, 2 टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ये बिल्कुल सही है कि अगर सर्किल है, इसके डायमीटर ये दे रखा है, अगर इसके दोनों एंड पॉइंट पे हम टेंजेंट लाइन खींचेंगे तो दोनों क्या होगी पैरेलल होगी, बिल्कुल सही बात है। द रेडियस ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड, बिल्कुल अभी क्वेश्चन आया था एक कि जो सेंटर है इससे हम जो कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसको इक्वली बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अभी ये 24 आया था, हमने 12 किया था, तो बिल्कुल सही है। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्किल, बिल्कुल सही बात है कि जो डायमीटर है
जैसे ये सर्किल है, इसमें ये कोड है, ये छोटी हैं, फिर ये बड़ी होती जाएगी, फिर बड़ी होती जाएगी, और जब इसका डायमीटर होगा ये सेंटर से गुजरेगी तब ये सबसे बड़ी होगी। तो यही तो बोला है कि सबसे बड़ी होगी, तो वो डायमीटर होगा, बिल्कुल सही है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल इंक्रीजेज व्हेन द लेंथ ऑफ ए कोड इंक्रीजेज। बोला क्या है कि जब कोड की लेंथ इंक्रीज होती है, कोड की लेंथ इंक्रीज होगी तो जो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो ये बोल रहा है कि इंक्रीज होगी। नहीं भाई, ये जो डिस्टेंस होगी वो इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। क्यों? देखो यहाँ से, जैसे ये छोटी वाली है, इसकी डिस्टेंस ये है, तो जैसे ही हमने कोड को बड़ा किया तो डिस्टेंस क्या हो गई, ये छोटी हो गई। फिर हमने जैसे बड़ा कोड को बड़ा किया तो फिर ये इतनी सी रह गई, तो ये छोटी होगी ना कि इंक्रीज हो गई। तो ये गलत दे रखा था। सीता गेट्स a discount of 20% on 3000 juicer mixer machine. Since she pay case she get additional 5% discount to how much does she pay? तो देखो बोला क्या है क्वेश्चन में कि सीता है वो एक मिक्सर खरीदती है, उसको 20% मिलता है डिस्काउंट। अगर वो केस देती है उसको 5% और डिस्काउंट मिलता है, तो कितना पे करेगी? तो ओवरऑल डिस्काउंट निकाल दो यहाँ से। 20 + 5 25, 25 - 20 × 5 करोगे तो डिवाइडेड बाई 100 यानी 24%। उसको 24% ओवरऑल डिस्काउंट मिला है, ये आपके माइंड में आ गया 24%। तो 3000 का 24% उसको डिस्काउंट मिलेगा, तो 24 × 72 यानी 720 रुपये कम हो जाएगा 3000 में से। तो 3000 में से 720 कम हो गया, तो यानी 2280 रुपये वो पे करेगी। अब ये सवाल देखो, ये भी माइंड में हो सकता है, कोसेक 15 डिग्री सेक 15 डिग्री, यानी बनेगा क्या, 1/, नीचे बनेगा sin 15 cos 15। 1/sin 15 cos 15 में ऊपर नीचे 2 से गुना कर दूं तो नीचे तो क्या बन जाएगा, ये 2 sin थीटा cos थीटा, यानी sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। sin 2 थीटा यानी 15 डिग्री है तो sin 30 डिग्री बन जाएगा। sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, ये 2 पलट के ऊपर चला गया और 2 ऊपर है, तो बन के कितना हो गया, 4। अब ये चीज़ माइंड में आपके घूमनी चाहिए, ऐसा लिखना नहीं है आपको, ये चीज़ माइंड में चलनी चाहिए, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। जैसे ये दे रखा है यहाँ से J1 और J2 के बारे में बोला है कि J1 क्या है, द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री F3 और F6। F3 में 6% है और F6 में 5% है, टोटल हो गई 11%। एवरेज कितना हो गया यहाँ से, 11/2%। ये तो एवरेज हो गया इसका। J2 पूछे हैं द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री F1 एंड F4। F1 में 20% है और F4 में 28% है, इसका डिफरेंस कितना हो गया, 8%। तो ये डिफरेंस है 8%। बोला क्या है, इसमें डिफरेंस कितना है, J2 - J1 कितना है, तो 8 माइनस द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री F1 और F4। ठीक है, तो 8 - 11/2 करोगे, इतना परसेंट का डिफरेंस होगा यहाँ से J2 और J1 में, तो 16 - 11 यानी 5/2% का क्या होगा यहाँ पे डिफरेंस होगा। तो यहाँ से टोटल कितना दे रखा है, ये 15,000 दे रखा है, तो 15,000 का आप 2.5% निकाल दोगे यहाँ से। 15,000 का 2.5% निकालोगे तो कितना होगा, यहाँ से 375 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 375 हो जाएगा। बाकी यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, देखो 11/2 है, पहले आप निकाल दो फिर यहाँ से निकालो, तो वो लेंथी हो जाएगा। तो जब भी परसेंटेज में दे रखा हो तो पहले ही परसेंटेज में निकाल लो और बाद में कर लेना इसको सोल्व करना। नहीं तो क्या करेगा, एक स्टूडेंट बेसिक वाला क्या करेगा, पहले J1 निकालेगा, 11/2% आया, फिर इसका निकालेगा 15,000 का 11/2% निकालेगा। जैसे 8% आया तो फिर 8% निकालेगा और फिर इसका डिफरेंस करेगा। तो वो चीज़ नहीं करनी, आपको पता है कि डायरेक्ट करना है, परसेंटेज एक ही बार निकालो, 2 बार क्यों निकाले अपन। ये सवाल तो लास्ट शिफ्ट में भी आया था इसी कंसेप्ट का कि एलसीएम आपको दे रखा है और एलसीएम के 2 फैक्टर यानी इनका रेशियो दे रखा है। इस तरीके से मान लीजिए दोनों संख्याओं का जो रेशियो है ना वो 11:9 है, या इस तरीके से बोल दी कि एलसीएम के फैक्टर हैं 2 फैक्टर, वो 11:19 है। तो द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर क्या होंगे, स्मॉलर क्या है यहाँ पे 11 है, तो 11 × 17 कर दो, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें तो पेन भी नहीं लगाना आपको। ये सवाल देखो यहाँ से, इसको क्या करेंगे, कोस डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन बाई कोस करेंगे। तो साइन डिवाइडेड बाई कोस लिखेंगे 10 को, तो ये तो कोस बन जाएगा इधर, और ये बन गया कोस स्क्वायर। इधर बनेगा साइन डिवाइडेड बाई 1 माइनस, यहाँ पे कोस डिवाइडेड बाई साइन लिखोगे, तो यहाँ से साइन है पलट के यहाँ पे, और ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर। अब देखो यहाँ से साइन माइनस कोस है, यहाँ पे कोस माइनस साइन है, तो अगर मैं इसको कोस माइनस साइन बना दूँ तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया माइनस, ये बन गया कोस माइनस साइन। कोस माइनस साइन हो गया, ऊपर कितना बन गया, एलसीएम लेते हैं कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोस माइनस साइन। अब आगे आपको सोल्व नहीं करना, आपको माइंड में चलना चाहिए। ये एक बार प्लस में होगा, माइनस में होगा, माइनस वाले टर्म कट जाएगी, प्लस वाले टर्म आ जाएगी, आंसर ये हो गया आंसर। ये सवाल देखो यहाँ से a + b दे रखा है, a³ + b³ दे रखा है, a b पूछा है आपसे, तो क्या होगा, यहाँ से दोनों तरफ क्यूब कर दो, आप दोनों तरफ क्यूब कर दोगे तो ये क्या बनेगा, a³ + b³ बनेगा। इसकी वैल्यू तो आपको दे ही रखी है टोटल 361, तो a³ + b³ + 3ab करोगे तो 2 × pq करोगे, इंटू 2 × pq, और a + b की वैल्यू 19 दे ही रखी है, इज इक्वल टू 19 का क्यूब कर दोगे।
ये होगा। इसको सोल्व कर दो, वहीं आंसर हो जाएगा। देखो 19 है, 19 से यहाँ से 19 को काट दो सभी इक्वेशन को, तो 19 से कट जाएगा और ये 19 बार चला गया। उधर 19 चला जाएगा, ये 19 माइनस कर दो यहाँ से, तो कितना बचेगा? 19 इंटू 18 हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाई 3 दूनी 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 तिया 18, और ये PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19 तिया 57। ये सवाल तो लास्ट शिफ्ट में आ गया था एग्जैक्ट। यहाँ पे केवल इसकी जगह क्या दे रखा था? 360 दे रखा था, ये ऑप्शन गलत हो गया था। इसकी जगह दूसरा दे रखा था 44 को समथिंग, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया था, इसलिए दोनों गलत थे। इसमें नाइदर 1 और 2 गलत थे। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट आपको दे रखे हैं जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, 720 आएगा और इसमें 8960 आएगा। तो एग्जैक्ट दे रखा है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो लास्ट वाला क्लास आप देख लेना। एक गर्ल है, वो परचेज करती है 9 मैंगोज फॉर 90 रुपीज़ में और बेचती हैं 10 मैंगोज 95 रुपीज़ में। कितना प्रॉफिट हो गया? तो मुझे बताओ, एक मैंगो की प्राइस कितनी है? यहाँ से 10 रुपये में वो खरीदती है, बेचती कितने में? 9.5 रुपये में। कितना उसको लॉस हो गया? 0.5 रुपये का लॉस हो गया। और यहाँ पे कितने पर? 10 पे इंटू 100 कर दोगे, ये हो गया 5% का लॉस। इफ़ X% ऑफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट सी कंपनी प्रोडक्ट बाय कंपनी सी इज इक्वल टू दैट ऑफ द कंपनी बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। बोला क्या है कि कंपनी सी का जो कंपनी सी की जो डिमांड है उसका X% है वो कंपनी सी की डिमांड के इक्वल है। तो इक्वल कर दो यहाँ से कि X% दे रखा है कंपनी सी की। देखो कंपनी डिमांड है ये वाला, इसमें सी में 2500 है, यानी 2500 का X% है, 2500 का X% है वो कंपनी बी के डिमांड है, यानी 600 के बराबर है। तो यहाँ से X कितना आ जाएगा? 0 से 0 हो गया, X से डिवाइड करेंगे, 25 से 4 बार चला गया, 6 का 24 आ गया X की वैल्यू। ए 4 डिजिट पिन से ABCD बोल सकते हैं ऑफ ए लॉक हैज डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट। सभी क्या हैं? अलग अलग हैं और जीरो नहीं है। क्लियर है? नॉन जीरो है। द डिजिट्स सेटिस्फाइड B इक्वल टू 2C है, 2A है, C इक्वल टू 2B है और D इक्वल टू 2C है। यानी इस तरीके से बोल दिया कि जो सेकंड वाला नंबर है वो पहले वाले डिजिट का 2 गुना है, तीसरा वाला है उससे पिछले वाले का 2 गुना है, और चौथा वाला है उससे पिछले वाले का 2 गुना है। तो इस तरीके से हो जाएगी जो संख्या होगी। जैसे मान लेता हूँ पहला डिजिट A है वो 1 होगा, तो B कितना होगा? इसका डबल होगा 2, C कितना होगा? इसका डबल होगा, और D कितना होगा? ये 8 होगा। हम 0 तो ले नहीं सकते, वो तो 3 डिजिट का बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे पहला A की वैल्यू 2 लेंगे तो फिर ये 4 बनेगा, ये 8 बनेगा, लेकिन यहाँ पे 16 तो नहीं बन सकता ना, यहाँ तो 1 डिजिट का ही होना चाहिए। तो जो पासवर्ड पॉसिबल है, इसका जो पिन होगा ना वो क्या होगा? 1248 ही होगा, ये इसका पिन होगा। अब ये पूछा है कि ये संख्या है किससे डिविजिबल है, तो आप देख लो यहाँ से किससे डिविजिबल है। देखो 8 है तो ये 5 से तो कभी डिविजिबल नहीं होगी, यूनिट डिजिट है तो 4, और देखो 8 4 12 है, यानी 3 से डिविजिबल है। 2 और 3 से तो डिविजिबल है, 2 और 3 से डिविजिबल है। 7 से चेक कर लो, यहाँ से 7 से चेक करोगे 7, 5 बचेगा 49 हो गया, फिर 5 बचेगा 56 है, नहीं जा रहा यहाँ से 7 से। 13 से चेक करोगे 13 से चला जाएगा कंप्लीटली, ये हो जाएगा इसका आंसर। A horse is grazing in a field. It is tied to a pole with a rope of length 6 meter. The horse move from point A to point B, making an arc with an angle of 70 degree. Find the area of the sector grazed by the horse. यानी बोला क्या है कि एक तो यहाँ पे इससे बंधा हुआ है, ये एक हॉर्स बंधा हुआ है और इसकी जो लेंथ है रोप की वो 6 मीटर है। वो A पॉइंट से लेके आर्क के रूप में इस तरीके से वो यहाँ पे चढ़ता है, तो ये B पॉइंट है। आपको बताना है इसका एरिया बताना है, और जो एंगल बनता है वो 70 डिग्री बनता है। तो मुझे बताओ इस सेक्टर का एरिया तो निकालना आता है कि पाई आर स्क्वायर है वो टोटल 360 डिग्री का होता है। पाई आर की वैल्यू आपको 6 दे रखी है तो 36 हो गया। तो पाई आर स्क्वायर है वो 360 डिग्री का होता है, लेकिन तो हमें तो केवल 70 डिग्री का ही निकालना है एरिया। तो ये हो जाएगा 36 से 36 चला गया, 7 से 7 चला गया, 7 इंटू 22/7 करेंगे तो 7 से 7 चला गया, तो आंसर कितना आ गया? 22 आ गया। ये सवाल देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे लिख लो, ये सवाल आएगा आपके। इस कंसेप्ट पे बेस जरूर क्वेश्चन आएगा, या तो आपको पेरीमीटर दे दिया जाएगा या फिर एरिया दे दिया जाएगा। यहाँ पे तो आपसे बोला है कि 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं और इसका एरिया दे रखा है, तो हमेशा ध्यान रखना कि 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा ABC और DEF, ये एरिया का रेशियो होगा वो इनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम इस तरीके से भी लिख देते हैं कि इसका रूट कर दे अगर, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो जाएगा। तो 49 और 144 है। अब आपको एग्जाम में कैसे करना, 49 और 144 का इसका रूट कर दो तो 7/12
क्लियर है, ये करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो जाएगा। EF आपको दे रखा है और AB आप क्या पूछा है, BC आपसे पूछा है। तो EF दे रखा है और BC पूछा है, तो BC डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। BC आपको BC तो आपसे पूछा है और EF की वैल्यू आपको दे रखी है 16.80। 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 और 12 चौक 48, 14 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 9.8 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, एक कैन ऑफ वाटर एंड मिल्क मिक्सचर कंटेन 60% मिल्क। ए पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मिक्सचर कंटेनिंग 50% मिल्क एंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क वाज फाउंड टू बी 52%। द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर रिप्लेस इज, क्या कहा गया कि 60% है। एक कंटेनर है, जैसे मान लीजिए कैन है, उसमें 60% मिल्क है। दूसरा मिक्सचर है जिसमें 50% मिल्क है, उससे क्या कर दिया जाता है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, उसका कुछ पार्ट को। और इस पार्ट को रिप्लेस करने की वजह से क्या हो जाता है कि ओवरऑल जो मिल्क का परसेंटेज है वो 52% बन जाता है। तो देखो टोटल आपको दे रखा है, ये फर्स्ट पार्ट का दे दिया, ये सेकंड पार्ट का दे दिया। तो यहाँ से एलिगेशन लगा सकते हो क्या कि पहले देखो यहाँ से 60% है और यहाँ से ये रिप्लेस किया गया है, ये 50% में से किया गया है। ओवरऑल कितना हो गया टोटल, 52%। तो यहाँ से जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और यहाँ से बन गया 8, यानी रेशियो आ गया 1:4। और ये 4 क्या है, ये रिप्लेस को बताता है कि इतनी मात्रा रिप्लेस की गई है। तो देखो 4 रिप्लेस की गई है, कितने में से, टोटल मिक्सर यहाँ पे कितना है 5 लीटर। तो 5 लीटर में से 4 लीटर रिप्लेस कर दिया, तो ये परसेंटेज हो जाए, जो मिक्सर पूछा गया है ना, द क्वांटिटी ऑफ मिक्सर रिप्लेस बाई, तो 4/5 है, इतना हिस्सा इसको रिप्लेस किया गया है मिल्क से। लास्ट सवाल देखो, इन विच स्टेट या यूटी इज देयर द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ओनर्स ऑफ द BSNL सिम कार्ड। तो BSNL में ये वाला कलर है, तो सबसे कम वाला देख लो, ये तो सबसे ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, सबसे कम यही दिख रहा है एक, तो कौन सा है, दिल्ली है। तो दिल्ली में सबसे कम है BSNL के ओनर्स। क्लियर है। तो ये 25 सवाल थे। आई होप आपको ये सारे के सारे सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और इसी तरीके से 3 शिफ्टों के पेपर और 2 शिफ्टों के पेपर और बचे हैं, तो ये 2 शिफ्टों के पेपर में मैं इसी तरीके से आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। और ऐसे ही आपको एग्जाम में सोल्व करना है। बाकी टिप्स बीच बीच में देता रहूंगा कि कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे आपको मैनेज करना है टाइम वगैरह, मैं कई बार इनमें बता चुका हूं। तो अगर कोई नहीं देखा है स्टूडेंट, वो भी अपने आप सीख जाएगा यहाँ से, क्योंकि मैं हर बार बताता रहता हूँ इस चीज़ें, ठीक है। बाकी ये चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ये देखिए 40 शिफ्टों में पेपर हुए हैं। तो आप एक बार CGL में अगर कोई नया बंदा है तो CGL का एग्जाम दे रहा है, तो सबसे पहले इन 40 वीडियोज़ को देख लेना आप। आपके 25 में से 18-20 सवाल तो आप इजीली करके आ जाओगे इन 40 वीडियोस को देखने के बाद। और स्पीड इतनी बढ़ जाएगी आपकी कि इन 25 सवालों का आप 20 मिनट में, तो अगर कोई नया स्टूडेंट होगा ना जिसने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, वो भी आराम से सीख जाएगा और 20 मिनट में करके आ जाएगा इन 25 सवालों को, अगर ये 40 वीडियोस देख लेता है तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय